कल पूरे प्रदेश में सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। कल जुमे की नमाज अदा होनी है। ऐसे में किसी भी तरह की घटना से निपटने के लिए प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। खास तौर पर पत्थरबाजों से निपटने के लिए प्रयागराज, कानपुर, आगरा सब जगह सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और हर जगह पर जो तमाम आला अधिकारी हैं उन्होंने बैठकें की हैं, धर्म गुरुओं से भी बैठकें की हैं, सामाजिक संगठनों के साथ भी बैठकें की और साथ ही साथ पुलिस को सख्त निर्देश दिए हैं कि कहीं भी इस तरह की घटना अंजाम कोई भी ना दे पाए। प्रयागराज में पत्थरबाजों से निपटने की तैयारी। अगर इस जुमे को पत्थर चले तो अंजाम क्या होगा, इसे ये तस्वीरें ही बता रही हैं। पिछले शुक्रवार को नमाज के बाद प्रयागराज में पत्थरबाजी हुई थी। इस बार ऐसा न हो, इसके लिए प्रशासन ने कमर कस ली है। प्रयागराज में पुलिस और पीएसी के जवानों के साथ ही रैपिड एक्शन फोर्स भी गश्त पर है। लोगों से शांति की अपील हो रही है। एक तरह से कहा जाए तो फोर्स पत्थरबाजों को अल्टीमेटम दे रही है। कल एक बार फिर से शुक्रवार है, एक बार फिर से जुमे की नमाज पढ़ी जानी है। तो कल जब जुमे की नमाज होगी उस दौरान किसी तरीके की कोई गड़बड़ी ना हो, इसके लिए खास तैयारियां की जा रही हैं। प्रयागराज के हिंसाग्रस्त अटाला इलाके में पिछले शुक्रवार को इसी जगह पर सबसे ज़्यादा हिंसा हुई थी, लेकिन इस बार खास तैयारी की गई हुई है। आप देख सकते हैं कि जो पूरा अटाला इलाका है उसे छावनी में तब्दील करके रखा गया है। आरएएफ के तमाम जवान यहाँ पर मुस्तैद हैं, यूपी पुलिस के तमाम जवान मौजूद हैं। प्रयागराज के अटाला की इन्हीं गलियों में पत्थरों के ढेर मिले थे। इस इलाके में ड्रोन के जरिए भी नजर रखी जा रही है। हाई विजिबिलिटी के ड्रोन कैमरे लगातार आसमान में दिखाई दे रहे हैं। एक एक गली और एक एक छत की निगरानी की जा रही है। संगम नगरी प्रयागराज में पिछले शुक्रवार को जुमे की नमाज के दौरान जमकर हिंसा हुई थी। इस शुक्रवार को नमाज शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न हो जाए, किसी तरीके की हिंसा ना हो, विरोध ना हो, हंगामा ना हो, इसके लिए ख़ास इंतज़ाम किए गए हैं। ड्रोन कैमरों के ज़रिए भी निगरानी की जा रही है। ख़ासकर जिस अटाला इलाके में सबसे ज़्यादा हिंसा हुई थी वहाँ पर ड्रोन कैमरे से निगरानी की जा रही है और ये आप देख सकते हैं कि इस वक्त ड्रोन कैमरा जो है वो उड़ान भर रहा है। और कानपुर में अब पत्थर चले तो खैर नहीं। पत्थरबाजों ने प्रयागराज से पहले कानपुर का भी नाम खराब किया था। हालांकि पिछले जुमे पर कानपुर में शांति रही, लेकिन पहले जैसी घटना ना हो इसके लिए पैनी नजर रखी जा रही है। संवेदनशील इलाकों में ड्रोन और सीसीटीवी के जरिए निगाह रखी जा रही है। अराजक तत्वों से निपटने की पूरी तैयारी है। संवेदनशील इलाकों में 6 कैमरे इंस्टॉल किए गए हैं। 125 संवेदनशील इलाकों में 8 ड्रोन उड़ाए जा रहे हैं। 150 संवेदनशील गलियों पर पुलिस की पैनी नजर है। 28 स्टैटिक वीडियो कैमरे से वीडियोग्राफी कराई जाएगी। पीएसी और अर्धसैनिक बलों की चप्पे चप्पे पर नजर है। जुमे की नमाज को लेकर इस बार भी कानपुर पुलिस ने अपने इंतजाम कर लिए हैं। ड्रोन से इस बार भी निगरानी की जाएगी और ड्रोन पूरे जो संवेदनशील क्षेत्र है वहां पर 8 ड्रोन से निगरानी रखी जाएगी। 8 किलोमीटर तक निगरानी करता है, उसमें सक्षम है एक ड्रोन। और ऐसे ही संवेदनशील क्षेत्र में 8 ड्रोन कानपुर पुलिस इस बार इंस्टॉल कर रही है। इसके साथ ही तमाम सीसीटीवी कैमरे हैं। 28 स्टैटिक वीडियो कैमरास भी लगाए गए हैं। पत्थरबाजों के लिए लखनऊ में लाठी तैयार है। पिछले 2 शुक्रवार अलग अलग जगहों पर हिंसा हुई। ऐसे में हर जिले का प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। लखनऊ में टीले वाली मस्जिद पर एक पोस्टर लगाया गया है जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इस पोस्टर में बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है, आप सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में हैं। ये पोस्टर चौक पुलिस की तरफ से लगाया गया, लेकिन इस पोस्टर में चुभने वाली बात ये रही कि कुछ लोगों की तस्वीर भी लगा दी गई और इन्हें अमन चैन बिगाड़ने की साजिश करने वाला तत्व बताया गया। इनकी पहचान करने वालों को इनाम देने की भी बात कही गई, लेकिन सवाल ये था कि लखनऊ में आखिर ये कौन से उपद्रवी थे, क्योंकि लखनऊ में तो हाल फिलहाल कोई पत्थर चला ही नहीं। सवाल अधिकारियों से हुआ तो उनके पास भी कोई जवाब नहीं था। पोस्टर किसकी तरफ से? मुझे नहीं पता इसके बारे में। आपका नंबर लिखा था, शिवजी नंबर? किसी ने लिख दिया होगा, शिवजी तो बटा हुआ है। तो यानी इस पे मुकदमा दर्ज करेंगे आप? नहीं, अगर किसी ने लिख दिया होगा तो आप मुकदमा दर्ज करेंगे इस पे? मैं अधिकारियों से वार्ता करके निर्देश प्राप्त करूंगा।
बता रहे हैं पोस्टर तो आप ही ने लगवाए थे। मैंने अपनी पहचान के लिए बनवाया नहीं। कौन से उपद्रव के पोस्टर हैं ये? कौन सा उपद्रव हुआ था? कोई उपद्रव नहीं हुआ था। तो देखिए, इंस्पेक्टर चौक है, इनका नाम है प्रशांत कुमार मिश्रा। इनको मालूम नहीं है, इनके थाना क्षेत्र में पोस्टर लगे हुए हैं, इनको कोई भी जानकारी नहीं है किस तरह के पोस्टर हैं, कौन से उपद्रव के पोस्टर हैं। यानी उपद्रव हुआ नहीं और तस्वीर चिपका दी गई। एबीपी गंगा के सवाल के बाद अधिकारियों ने ये पोस्टर हटवा दिए। बताया जा रहा है कि चौक इलाके के इंस्पेक्टर की लापरवाही से ऐसा हुआ। आगरा में पुलिस तैयार, पत्थर चले तो होगा प्रहार। आगरा में भी मुस्लिम बहुल बस्तियों पर नजर रखी जा रही है। पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि कहीं छतों पर पत्थरों के ढेर तो नहीं जमा, जो जुमे की नमाज के बाद पुलिस के लिए आफत बन जाए। चेतावनी साफ है, अगर पत्थर चले तो सीधा प्रहार होगा। आगरा पुलिस पूरी तरह से सतर्क है, विजिलेंट है, अलर्ट है, क्योंकि किसी भी तरह से कोई भी चूक की गुंजाइश नहीं छोड़ना चाहती। और इसी क्रम में आज थाना ताजगंज की जो पुलिस है, किस तरीके से जो मुस्लिम बाहुल्य जो नगला मेवाती है वहाँ फुट पेट्रोलिंग कर रही है। और कुल मिला के इस मामले में लगातार डीजीपी हेडक्वार्टर भी हर जिले के एसएसपी से संपर्क में है कि किसी भी तरह से कहीं कोई चूक ना हो। चेतावनी के साथ साथ लोगों को समझाने की भी कोशिश हो रही है। पुलिस को उम्मीद है कि जैसा एक्शन पिछले 2 बार हिंसा के बाद हुआ, उसे देखकर कोई पत्थर उठाने की हिम्मत नहीं करेगा। कल के नमाज की व्यवस्था के लिए व्यापक जनसंपर्क धर्मगुरुओं से किया गया है और सभी का अपेक्षित सहयोग प्राप्त हो रहा है। संवेदनशील जगहों पर इसमें वहाँ के परिक्षेत्रीय पुलिस प्रमुख तथा जोनल पुलिस प्रमुख द्वारा भी प्रतिभाग लिया गया। पूरे प्रदेश में 132 कंपनी पीएसी और 10 कंपनी आरएएफ की लगाई गई है। इसके अलावा भी जगह जगह फोर्स भेजी जा रही है। मुस्लिम धर्मगुरु भी शांति की अपील करने में जुटे हैं। तमाम चीज़ों से के ताल्लुक़ से हम तमाम मुसलमानों से, नौजवानों से ये अपील करेंगे कि वो अपनी अपनी मसाजिद में नमाज अदा करें और इस बात की कोशिश करें कि सुकून और आफियत के साथ नमाज अदा करके अपने अपने घरों को जाएं और किसी भी ट्रैप में, किसी भी साजिश में कतई तौर पर ना फंसें। जुमे की नमाज को लेकर जैसा डर इस बार पैदा हुआ, वैसा शायद ही कभी पैदा हुआ हो। और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण वो पत्थरबाज हैं जो शांति के दुश्मन हैं। लेकिन एक सवाल पुलिस को लेकर भी है। इतनी लंबी तैयारी हो रही है, चप्पे चप्पे पर नजर है। अगर लगातार तीसरे जुमे को भी कोई अनहोनी हुई तो सवाल पुलिस की तैयारी पर भी उठेंगे। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। उपद्रव करने वालों की जगह सलाखों के पीछे होगी, पत्थरबाजी करने वालों की जगह सलाखों के पीछे होगी। इस बात को सुनिश्चित करने के लिए पुलिस प्रशासन ने जमीन आसमान एक कर रखा है। कहीं पर पोस्टर लगाए जा रहे हैं, चुन चुनकर आरोपियों की पहचान की जा रही है, ताकि सबको यह संदेश दिया जा सके कि अगर कोई भी कानून को हाथ मिलेगा तो उसका हश्र वही होगा जो उनके साथ किया गया है, जो सलाखों के पीछे है। पत्थरबाजों पर एक्शन जारी, चुन चुन कर गिरफ्तारी। कानपुर से प्रयागराज तक बवाली बच नहीं पाएंगे। प्रयागराज में पिछले जुमे को जो कुछ हुआ उसका हिसाब किताब जारी है। गुरुवार तक गिरफ्तार उपद्रवियों की संख्या 97 तक पहुंच गई, यानी 100 में सिर्फ 3 कम। 5 नए उपद्रवियों की गिरफ्तारी अलग अलग इलाकों से हुई। अटाला के आसिफ, रसूलपुर के इलियास और निहापुर के आबिद की गिरफ्तारी हुई। इसके अलावा रामपुर के फरहान और कसारी मसारी के मोहम्मद इस्लाम को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार हुए 97 में से 90 को जेल भेजा गया है, जबकि 7 नाबालिगों को बाल सुधार गृह में रखा गया है। हर रोज गिरफ्तारी हो रही है और हर रोज नए उपद्रवियों की पहचान की जा रही है। वीडियो फुटेज और तस्वीरों के जरिए जिन 59 उपद्रवियों की पहचान हुई है, उनके पोस्टर शहर भर में लगाए जा रहे हैं। लेकिन इन पोस्टर्स पर सवाल भी खड़े हो गए हैं, क्योंकि झारखंड में उपद्रवियों के पोस्टर हटवा दिए गए हैं। इसके पीछे इलाहाबाद हाई कोर्ट के 2 साल पुराने आदेश का हवाला दिया गया है।
दरअसल लखनऊ में 2 साल पहले CAA और NRC के प्रोटेस्ट के दौरान आरोपियों के पोस्टर सड़कों पर लगाए गए थे। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेकर इस मामले की सुनवाई की थी। तत्कालीन चीफ जस्टिस गोविंद माथुर और जस्टिस रमेश सिन्हा की डिवीजन बेंच ने पोस्टर लगाए जाने को गलत, गैर जरूरी और निजता का हनन बताया था। उस समय लखनऊ के पुलिस कमिश्नर और DM को 1 हफ्ते में पोस्टर हटाए जाने का आदेश दिया था। हाईकोर्ट के इसी आदेश का हवाला देकर झारखंड में हिंसा के आरोपियों के पोस्टर हटा दिए गए हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या झारखंड में हटाए गए पोस्टरों की तर्ज पर ही प्रयागराज और कानपुर में पुलिस की तरफ से लगाए गए पोस्टर्स भी हटाए जाएंगे? पोस्टर हटाए जाएंगे या नहीं, ये बाद की बात है। फिलहाल पुलिस का एक्शन जारी है। कानपुर से लेकर प्रयागराज तक जगह जगह उपद्रवियों की तस्वीर दिखाई दे रही है। पत्थरबाजों की पहचान के लिए लोगों से मदद मांगी जा रही है। इस बीच खबर ये भी है कि पत्थरबाजों से ही नुकसान की भरपाई भी करवाई जाएगी। दंगाइयों से तकरीबन 1 करोड़ के नुकसान की भरपाई करवाए जाने की तैयारी है। नुकसान की भरपाई के लिए क्लेम कमिश्नर के यहाँ 3 दावे पेश किए गए हैं। बड़ी बात यह है कि प्रयागराज में पहली बार किसी नुकसान की भरपाई के लिए दावा पेश किया गया है। पहला दावा नगर निगम की तरफ से पेश किया गया है, जिसमें स्मार्ट सिटी के तहत लगाए गए CCTV कैमरों को तोड़े जाने और केबल को नुकसान पहुंचाए जाने की भरपाई करवाए जाने की अपील की गई है। दूसरा दावा PAC के सेना नायक की तरफ से पेश किया गया है। PAC के एक ट्रक को जलाए जाने के मामले में क्षतिपूर्ति कराए जाने का दावा किया गया है। इसमें भी दंगाइयों से ही क्षतिपूर्ति वसूल किए जाने की मांग की गई है। इसी तरह प्रयागराज पुलिस की तरफ से भी एक दावा पेश किया गया है। कई पुलिस वालों की बाइक आग के हवाले किए जाने और तोड़फोड़ किए जाने की बात कही गई है। साथ ही हिंसाग्रस्त अटाला और उसके आसपास के इलाकों में 10,000 से ज्यादा पुलिस, PAC और पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों को तैनात किए जाने का खर्च दिए जाने की मांग की गई है। इन जवानों के वेतन और इनके खाने पर होने वाले खर्च की भरपाई दंगाइयों से वसूल कर पुलिस महकमे को देने का दावा पेश किया गया है। अफसरों के मुताबिक उपद्रवियों से ही नुकसान की भरपाई करवाई जाएगी, वो चाहे उनकी संपत्ति से हो या किसी दूसरे जरिए से। इन 3 दावों पर क्लेम कमिश्नर जल्द कमेटी का गठन कर सकते हैं। पूरी कोशिश यही है कि हिंसा करने वालों को कड़ा सबक सिखाया जाए। एक तरफ पुलिस की कार्रवाई जारी है तो दूसरी तरफ पत्थरबाजों को कोर्ट से भी झटका लग रहा है। जिला कोर्ट ने 7 और पत्थरबाजों की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। अदालत ने कहा कि लगाए गए आरोप गंभीर प्रकृति के अपराध के हैं, इसलिए जमानत का कोई पर्याप्त आधार नहीं है। अब तक 21 आरोपियों की जमानत अर्जी कोर्ट में खारिज हो चुकी है। प्रयागराज में जो हिंसा हुई उसकी कड़ियां भी जोड़ी जा रही हैं। हिंसा में कौन कौन शामिल थे और किसने साथ दिया, हर बात की तफ्तीश हो रही है। इसमें कई पेट्रोल पंप और गेस्ट हाउस भी जांच के दायरे में हैं। पुलिस पेट्रोल पंप और गेस्ट हाउस की भूमिका की भी जांच कर रही है। आशंका है कि साजिशकर्ताओं ने बाहर से आए उपद्रवियों को मुफ्त में पेट्रोल भी मुहैया कराया। इसके साथ ही हिंसाग्रस्त अटाला इलाके के आसपास के कई गेस्ट हाउस में वाहन भी खड़े किए गए थे। 5 पेट्रोल पंप और 5 गेस्ट हाउस के CCTV फुटेज खंगाले जा रहे हैं। CCTV फुटेज के जरिए उपद्रवियों की पहचान की जा रही है। मिली भगत पाए जाने पर पेट्रोल पंप और गेस्ट हाउस संचालकों पर भी शिकंजा कसा जाएगा। प्रयागराज हो या कानपुर, पुलिस हर जगह एक्शन में है। कानपुर में हिंसा के मुख्य आरोपी हयात जफर हाशमी की बिल्डिंग पर कार्रवाई की तलवार लटक गई है। काकादेव में हॉस्टल पर KDA ने नोटिस चिपका दिया है। इस बिल्डिंग के संबंध में 30 जून तक जवाब मांगा गया है। कानपुर हिंसा के मास्टरमाइंड हयात जफर हाशमी पर पुलिस का शिकंजा कसता जा रहा है। कानपुर विकास प्राधिकरण ने उसकी मां के एक मकान पर नोटिस चस्पा कर दिया है। ये काकादेव के हितकारी नगर में हॉस्टल है, हॉस्टल पड़ता है और यहाँ पर काफ़ी सारे बच्चे रहकर पढ़ाई करते हैं। लेकिन ये बिल्डिंग सईदा जफ़र की है, जो जफ़र हाशमी की पत्नी है, यानी ये हयात जफ़र हाशमी की मां का ये घर है। और यहाँ पर कानपुर विकास प्राधिकरण ने कारण बताओ नोटिस चस्पा किया है और कारण बताओ नोटिस के तहत ये पूछा गया है कि इसके ध्वस्तीकरण के आदेश क्यों न दिए जाएं। 117/P/42 हितकारी नगर स्थित भवन में निम्नलिखित निर्माण विकास अवैध रूप से प्रारंभ कर दिया गया है। ये कहा गया है कि इसमें जो निर्माण कराया गया है इस इमारत में वो अवैध रूप से है और इसलिए इसके ध्वस्तीकरण के आदेश क्यों न जारी किए जाएं। और आगे लिखा गया है, इस नोटिस के मिलने के बाद अपेक्षा की जाती है कि आप 30 जून को 12 बजे दिन में KDA के कार्यालय में
उपस्थित हों और उपयुक्त जो निर्माण किया गया है, विकास किया गया, उसको ध्वस्त करने का आदेश क्यों न पारित किया जाए, इसके बारे में सफाई दें। हयात की बिल्डिंग गिर सकती है और उपद्रवियों की घर की बत्ती भी गुल हो सकती है, क्योंकि कानपुर बिजली विभाग की तरफ से एक रिपोर्ट तैयार कराई गई है। इस रिपोर्ट में अवैध इमारतों की सूची है। इन अवैध इमारतों के बिजली कनेक्शन काटे जाने की तैयारी है। वहीं नगर निगम ने भी पुराने रिकॉर्ड खंगालने शुरू कर दिए हैं। जिनके वाटर और हाउस टैक्स बकाया हैं, उनकी संपत्तियों पर भी कार्रवाई की तैयारी है। यानी कानपुर से लेकर प्रयागराज तक पत्थरबाजों पर शामत आई है। संदेश साफ है, कोई भी पत्थरबाज अब बच नहीं पाएगा। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। रामपुर लोकसभा सीट की अगर बात करें तो आजम खान का इस्तीफा देने के बाद ये सीट खाली हुई है। ऐसे में आप सोच सकते हैं कि ये सीट कितनी महत्वपूर्ण समाजवादी पार्टी के लिए है। वहीं दूसरी तरफ अगर आजमगढ़ की बात करें तो सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के इस्तीफे के बाद ये सीट खाली हुई है और आजमगढ़ भी समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है, रामपुर की तरह ही। इस बार के विधानसभा चुनाव में भी 10 की 10 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त दी थी सपा ने। ऐसे में इन दोनों ही सीटों पर सपा किसी तरह की कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। यही वजह है कि रामपुर में जहां आजम खान जमकर प्रचार कर रहे हैं तो दूसरी तरफ आजमगढ़ में भी समाजवादी पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। पूरे अपने नेताओं की फौज को उतार दिया है जीत सुनिश्चित करने के लिए। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी भी इस रणनीति का जवाब इसी तरह से देने में जुटी है। आजमगढ़ का उपचुनाव सपा के लिए इतना महत्वपूर्ण हो गया है कि पार्टी ने प्रदेश भर के अपने नेताओं की पूरी फौज ही आजमगढ़ में उतार दी है। दरअसल इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि ये सीट तब खाली हुई जब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यहां से इस्तीफा दिया और उससे पहले जब 2022 के विधानसभा चुनाव हुए तब समाजवादी पार्टी ने आजमगढ़ की 10 की 10 विधानसभा सीटें जीत ली। आजमगढ़ लंबे समय से समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है और पार्टी किसी भी कीमत पर 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले इस सीट को गंवाना नहीं चाहती। उत्तर प्रदेश में 2 लोकसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। रामपुर की सीट है और आजमगढ़ की सीट है, लेकिन समाजवादी पार्टी के लिए आजमगढ़ में जो लोकसभा का उपचुनाव हो रहा है वो कहीं न कहीं प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया है। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले ये जो उपचुनाव है वो समाजवादी पार्टी के लिए एक लिटमस टेस्ट जैसा है और समाजवादी पार्टी हर कीमत पर इस टेस्ट को पास करना चाहती है, क्योंकि उसे भी पता है कि अगर इस सीट पर उसे मात मिली तो 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी जनता के बीच ये मैसेज देगी कि वो कितनी लोकप्रिय है। और ख़ास तौर से अगर आजमगढ़ की बात करें तो समाजवादी पार्टी का वो गढ़ माना जाता है। 2022 के जब विधानसभा चुनाव हुए तब आजमगढ़ की 10 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने ही कब्जा जमाया। समाजवादी पार्टी ने धर्मेंद्र यादव को उम्मीदवार बनाकर यादव वोटर्स को अपने पक्ष में करने का काम तो किया ही है, लेकिन अब जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के सारे नेता आजमगढ़ में डटे हुए हैं उसके जरिए भी पार्टी की कोशिश है कि हर बिरादरी को अपने साथ जोड़ा जाए। यही वजह है कि कुर्मी बिरादरी से आने वाले सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल आज से आजमगढ़ में ही कैंप कर रहे हैं। पार्टी के ब्राह्मण चेहरे मनोज पांडे को भी आज से आजमगढ़ भेजा गया है। अगर बात करें तो खुद प्रोफेसर रामगोपाल यादव इन दिनों आजमगढ़ में ही मौजूद हैं और चुनाव की रणनीति बना रहे हैं। साथ ही पिछड़ी बिरादरी से आने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य भी इन दिनों आजमगढ़ में ही पार्टी के पक्ष में प्रचार कर रहे हैं, जबकि पार्टी के दलित चेहरे के तौर पर इंद्रजीत सरोज भी आजमगढ़ से लगातार चुनाव प्रचार में जुटे हैं। अंबिका चौधरी भी इस चुनाव प्रचार में लगे हैं। पार्टी के मुस्लिम चेहरे के तौर पर आजमगढ़ के रहने वाले और महाराष्ट्र से विधायक अबू आसम आजमी भी आजमगढ़ में ही डेरा डाले हुए हैं, जबकि जूही सिंह भी इन दिनों आजमगढ़ में ही मौजूद हैं। देखिए, आजमगढ़ की धरती समाजवादी धरती है और यहाँ से सारी सीटें समाजवादी पार्टी की जीती हैं और माननीय अखिलेश यादव जी का पूरा प्रभाव है। ये जो चुनाव हो रहा है उपचुनाव, ये भी समाजवादी पार्टी चुनाव जीतेगी, क्योंकि किसान, नौजवान, समाज के हर तबके के लोग समाजवादी पार्टी के नेता माननीय अखिलेश यादव जी के विकास को ध्यान दे रहे हैं। सपा के सहयोगी दलों की अगर बात करें तो ओम प्रकाश राजभर भी लगातार आजमगढ़ में धर्मेंद्र यादव के लिए वोट मांग रहे हैं।
चौहान बिरादरी से आने वाले जनवादी पार्टी सोशलिस्ट के संजय चौहान भी आजमगढ़ जाकर सपा के लिए प्रचार कर रहे हैं। सपा के सबसे बड़े सहयोगी जयंत चौधरी भी 17 जून को आजमगढ़ में चुनाव प्रचार करने वाले हैं। इसके जरिए सपा किसानों को साधने की कोशिश करेगी। जयंत चौधरी की जनसभा से पहले ही पार्टी के विधायक चंदन चौहान समेत तमाम लोग आजमगढ़ में ही डेरा डाले हुए हैं। देखिए, ये उपचुनाव है और ये सीट समाजवादी पार्टी के हम सबके नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी के इस्तीफे के बाद रिक्त हुई है। आजमगढ़ की धरती सदैव पूरे भारत में समाजवादियों की धरती मानी गई है और हम कह लें कि जितने भी संघर्ष और जितने बड़े आंदोलन की जनक कहीं न कहीं आजमगढ़ की धरती रही है। हम तो इसलिए भी धन्यवाद देना चाहेंगे आजमगढ़ के लोगों को कि आजमगढ़ ने सदैव यहाँ समाजवादियों के झंडे को ऊंचा करने का काम किया है और समाजवादियों की ये धाती भी रही है। आजमगढ़ की लोकसभा सीट पर सबसे ज्यादा यादव वोटर्स हैं और उसके बाद मुस्लिम वोटर्स आते हैं। ऐसे में पार्टी के सबसे बड़े मुस्लिम चेहरे और विधायक आजम खान भी 18 जून को आजमगढ़ जाएंगे और 2 विधानसभाओं में जनसभा को संबोधित करेंगे। हालांकि अभी तक अखिलेश यादव के आजमगढ़ जाकर प्रचार करने का कोई भी कार्यक्रम नहीं है, लेकिन इससे साफ है कि किस तरीके से आजमगढ़ की ये सीट सपा के लिए 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले एक लिटमस टेस्ट है और इस टेस्ट में पार्टी खरा उतरना चाहती है। एबीपी गंगा के लिए लखनऊ से अनुभव शुक्ला की रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।